हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत ही बेहतर चैप्टर है जो हर परीक्षाओं में, हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। तो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर mode of nutrition, bacteria are divided into two groups। अर्थात on the basis of their mode of nutrition, bacteria are divided into two groups। तो न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो आप देख सकते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया those bacteria that can synthesize their own food from organic and inorganic substance। अर्थात those bacteria that can synthesize their own food from organic and inorganic substance are called autotrophic। तो ऐसी बैक्टीरिया जो अपना भोजन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थों से सिंथेसाइज करती हैं या बनाती हैं, तो ऐसी बैक्टीरिया को हम लोग ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर टू टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन है और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसमें दीज आर आल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दीज आर आल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इस प्रकार की बैक्टीरिया को हम लोग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। These bacteria use light energy to produce food like higher plant। तो ये बैक्टीरिया जैसे हायर प्लांट्स में, पौधों में लाइट यूज करके अपना भोजन बनाते हैं, इसी तरह ये बैक्टीरिया भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ले करके या जल ले करके अपना भोजन बनाती है। यहाँ आप देख सकते हैं रिएक्शंस में भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल ले करके ये प्लांट्स की तरह से बैक्टीरिया अपना भोजन बना रही है। CH2O का मतलब होता है C6H12, तो 6 जो एक रेशियो बनाया गया है, और इसमें जल बनता है और कुछ प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं। तो इस तरह से ये हायर प्लांट की तरह से अपना भोजन बनाते हैं। These bacteria have light absorbing pigment। ऐसी बैक्टीरियों के पास लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होते हैं। कॉल्ड बैक्टीरियोक्लोरोफिल, जो पिगमेंट इनमें पाया जाता है, उस बैक्टीरिया को पिगमेंट को हम लोग
बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर फॉलोइंग टाइप्स। तो जो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती हैं ये निम्न प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं ये कौन कौन से टाइप्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कई प्रकार की हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के लिए आप देख सकते हैं दीज आर नॉन मोटाइल रॉड शेप्ड एनरोबिक बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होती है, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, अर्थात इसमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती हैं। ये रॉड शेप्ड होती हैं, एनरोबिक होती हैं, अनाक्सी बैक्टीरिया होती हैं जो कि एनरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, अवायवीय श्वसन करती हैं। Their photosynthetic pigment is क्लोरोबियम क्लोरोफिल, अर्थात इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है, अर्थात क्लोरोबियम पाए जाते हैं। These bacteria use H2S हाइड्रोजन सल्फाइड and elemental sulfur form as बाई प्रोडक्ट, अर्थात ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग और कुछ एलिमेंट्स का उपयोग करती हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में ये सल्फर का निर्माण करती हैं। इनके बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं क्लोरोबियम है, प्रोस्थेकोलोरिस है, कैलोथ्रोक्लोरिस है। तो क्लोरोबियम है, प्रोस्थेकोक्लोरिस है, क्लैथोरोक्लोरिस है। इस तरह से 3 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होती हैं। यहाँ पर इनके कुछ फार्मूले देख सकते हैं, जो रिएक्शंस हैं कैसे ये बनाती हैं। तो ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में ये अपना भोजन बनाती हैं और कुछ जल की मात्रा और सल्फर के रूप में बाई प्रोडक्ट सल्फर के रूप में ये बना देते हैं, अर्थात ये बाई प्रोडक्ट सल्फर बनाती हैं, इसलिए इन्हें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। आइए आगे देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक का दूसरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया these are also autotrophs and pigment are bacteriochlorophyll। तो ये बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक्स होती हैं और इनमें पिगमेंट जो पाए जाते हैं वो बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं। तो इनके अंतर्गत बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए या बी पाए जाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी इनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे हायर प्लांट्स में ए बी सी ई डी टाइप्स के होते हैं, तो इसमें ए और बी पाए, ए या बी कोई एक पाए जाते हैं। बैक्टीरिया यूज लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये बैक्टीरिया लाइट का यूज करती हैं और प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये लाइट एब्जॉर्ब करके और हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करती हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में ये सल्फर इसमें भी एग्जिस्ट होते हैं, या बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें भी सल्फर बनते हैं। आप देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अर्थात वाटर फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर लिया जाता है प्लांट के द्वारा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड लेती हैं, जहाँ पे हायर प्लांट्स में जल लिया जाता है, उस जगह पर ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह से आप इनके रिएक्शंस में भी देख सकते हैं। आइए एक एक करके इनके रिएक्शन को समझते हैं। आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया एनवायरनमेंट से और भूमि से या सॉइल से ये हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड ले करके C6H12O6 ये बनाते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अपना ये भोजन बनाते हैं और फिर इसमें से कुछ जल की मात्रा बनती है और बाई प्रोडक्ट सल्फर के रूप में ये बनते हैं, अर्थात इसमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो सल्फर बन रहा है। अब बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो इनके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं थियोस्पाइरुलम है, क्रोमैटियम है, थियोकाप्सा है। थियोकैप्सा जो है इनके एग्जाम्पल है, अर्थात थियोस्पाइरुलम, क्रोमैटियम और थियोकैप्सा। तो इस तरह से इनके एग्जाम्पल्स हैं। जो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया थी, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया और दूसरे नंबर पे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब हम लोग तीसरा देख सकते हैं नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नॉन सल्फर बैक्टीरिया में देख सकते हैं non-sulfur bacteria are photosynthetic bacteria that do not use sulfur compound H2S as an electron donor. Instead, they are usually use organic compound, alcohol, fatty acid, or sometimes hydrogen. तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग नहीं करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इस्तेमाल कर रही थी, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर इंस्टेड दे यूजुअली यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड, अर्थात इसके बदले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अल्कोहल हुआ, फैटी एसिड हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इन सब का ये इस्तेमाल करते हैं या समटाइम कभी कभार ये हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल करते हैं। These are motile, their photosynthetic pigment is bacteriochlorophyll। तो ये मोटाइल होते हैं, अर्थात ये गतिशील होते हैं, इनके अंदर फ्लैजेला पाए जाते हैं। Their photosynthetic pigment is bacteriochlorophyll। तो इनके अंदर भी जो बैक्टीरियोक्लोरोफिल पाया जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में, जैसे अन्य बैक्टीरिया में पाए जा रहे थे क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोफिल के रूप में पाए जाते हैं, तो इनमें नॉन सल्फर में भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बैक्टीरियोक्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि इफ मैलिक एसिड इज सबस्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड,
अर्थात अगर ये मैलिक एसिड में अगर ये रिएक्शन करते हैं मैलिक एसिड के साथ, तो इनमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, सबस्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। यहाँ आप देख सकते हैं कि C4H6O5 से जिससे ये रिएक्शन करके ये अपना फूड प्रोडक्ट बनाती हैं CH2O, अर्थात ये ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाए, लेकिन जो ये प्रोडक्ट रिलीज हुआ इनसे ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इनके बाई प्रोडक्ट के रूप में ये कार्बन बन रहा है मैलिक एसिड के द्वारा जब ये अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थी, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हम लोगों ने नॉन सल्फर बैक्टीरिया अर्थात एक एक करके समझते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक में देखें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया एंड नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये तीन हम लोग देखे, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल थे और इनके तीन टाइप्स थे। अब हम लोग बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अर्थात कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन सी बैक्टीरिया होती हैं, जो इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक बट नॉन फोटोसिंथेटिक, अर्थात कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक तो होती हैं लेकिन इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता है। जैसे फोटो ऑटोट्रॉफिक में पाई जा रही थी, उन इनमें ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स में दो टाइप में डिवाइड है ये, फोटो ऑटोट्रॉफिक्स और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक्स तो हैं ये, लेकिन ये नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। दे सिंथेसाइज फूड यूजिंग एनर्जी derived from oxidation of inorganic compound. They synthesize food using energy derived from oxidation of inorganic compound. अर्थात ये अपना भोजन या एनर्जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से प्राप्त करते हैं। अर्थात इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन जब होता है तो ये अपना भोजन उनसे सिंथेसाइज कर लेते हैं, क्योंकि इनमें ये नॉन फोटोसिंथेटिक है लेकिन ये कोई इनऑर्गेनिक मैटर है, तो उनसे अपना ये भोजन डिराइव कर लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं और एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नॉट फ्रॉम सनलाइट, तो ये सनलाइट से प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात अब ये इनमें सनलाइट की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। फाउंड वाइडली इन नेचर एंड प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल एज जियोकेमिकल एजेंट, ये नेचर में प्रकृति में वाइडली रूप से पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज जियोकेमिकल एजेंट, और ये जैव रसायन के रूप में या भू रसायन के रूप में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में कई प्रकार से लाभदायक होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। क्योंकि इनको अगर देखा जाए तो ये वाइडली रूप से इन्वायरमेंट में या नेचर में पाए जाते हैं और जियोकेमिकल एजेंट के रूप में मूव करते हैं। जैसे किसी केमिकल का कन्वर्ट होकर के दूसरे रूप में जाना, फिर दूसरे से तीसरे रूप में, फिर उसे पुनः उसी रूप में कन्वर्ट, अर्थात एक साइकिल चलता रहता है इनका। तो ये सिंथेटिक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है जियोकेमिकली रूप से ये इम्पोर्टेंट्स होते हैं।
दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम अमोनिया। ये अपना भोजन या एनर्जी अमोनिया से डिराइव करते हैं, जैसे NH3 से, और नाइट्रेट है NO3 माइनस, नाइट्राइट है NO2 माइनस, फेरस आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अपना भोजन क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, किसे, अमोनिया से, नाइट्रेट से, नाइट्राइट से एंड फेरस आयन से, हाइड्रोजन सल्फाइड से और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनसे ये अपना भोजन डिराइव करते हैं। तो अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फाइड और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये बनते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। हाई स्पेसिफिसिटी फॉर पार्टिकुलर इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स। ये पार्टिकुलर एनर्जी सोर्स के लिए इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स जो है हाईली स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस of substrate specificity it can be classified into following group। तो देख सकते हैं जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती हैं ये, तो ऑन द बेसिस ऑफ, अर्थात यहाँ एक मिसमैच हो गया है, यहाँ ऑफ होना चाहिए, आप समझ लीजिएगा। तो ये जो सबस्ट्रेट अर्थात पदार्थ के स्पेसिफिसिटी के आधार पर, स्पेशलिटी के आधार पर ये क्लासिफाइड किए गए हैं अलग अलग ग्रुप में, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है। तो ये अपना भोजन जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से प्राप्त करते हैं, न कि सनलाइट से। और ये एनवायरनमेंट में वर्ल्ड वाइड या वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या पाए जाते हैं। और ये जो केमिकल साइकिल्स में भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, अर्थात जैसे नाइट्रोजन साइकिल हुआ, सल्फर साइकिल हुआ, आयरन साइकिल हुआ, ये सब साइकिल इनके द्वारा चलते रहते हैं। तो इसमें अगर बात करें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, तो सबसे पहले हम लोग इस पढ़ने वाले हैं सल्फर बैक्टीरिया के बारे में। आइए देखते हैं सल्फर बैक्टीरिया को। तो जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया अर्थात फाउंड इन सल्फर कंटेनिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो सल्फर बैक्टीरिया फाउंड इन सल्फर कंटेनिंग टेरेस्ट्रियल, अर्थात जिस भूमि पर और जिस टेरेस्ट्रियल पर ये सरफेस पे या जो स्थल पे ये जहाँ सल्फर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, या फिर कोई एक्वेटिक इन्वायरमेंट है जहाँ जल में अगर सल्फर की मात्रा ज्यादा हो, तो उस जगह पर ये सल्फर बैक्टीरिया पाई जाती हैं। ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रेड्यूस सल्फर कंपाउंड, अर्थात आप कह सकते हैं कि ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रेड्यूस सल्फर कंपाउंड। तो ये सल्फर कंपाउंड को रेड्यूस करके अपचयन करके ये अपना भोजन बनाती हैं, या अपना भोजन ये सल्फर से एब्जॉर्ब करती हैं, ऑब्टेन करती हैं या डिराइव करती हैं। तो इनके बात करें कि एग्जाम्पल के रूप में, तो एक बैक्टीरिया वेजियाटोआ है, जो वेजियाटोआ बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। ऑक्सीडाइज H2S इंटू एलिमेंट सल्फर, आप कह सकते हैं कि वेजियाटोआ ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को इंटू एलिमेंट सल्फर में। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ये तोड़ देता है, आप फार्मूले में भी देख सकते हैं।
कि हाइड्रोजन सल्फाइड लिया गया और हाफ ऑक्सीजन लिया गया, अर्थात एरोबिक ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया ही ऑक्सीजन लेती हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया अर्थात ये ऑक्सीजन का हाफ O2 का इस्तेमाल करके इसे जल में और सल्फर में तोड़ देती हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करके ये सल्फर में तोड़ दिए हैं बैक्टीरिया। अब बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं थायोबैसिलस थियोऑक्सीडेंस यूटिलाइज, सॉरी ये मैंने ये एग्जाम्पल बताया कि मतलब ये दूसरा रिएक्शन है जो वेजियाटोआ जो ऑक्सीडाइज करती है सल्फर को, लेकिन यहाँ जो थायोबैसिलस थियोऑक्सीडेंस है यो यूटिलाइज फ्री सल्फर एंड प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से ये दूसरी बैक्टीरिया जो है थायोबैसिलस है, ये सल्फर का इस्तेमाल करके और कुछ वाटर्स और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं और जिनके द्वारा ये सल्फ्यूरिक एसिड या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है H2SO4, जो कि किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है इसको। इनका ये निर्माण करती हैं और कुछ अपने एनर्जी का निर्माण कर लेती हैं, एनर्जी डिराइव कर लेती हैं। तो सल्फर और जल और ऑक्सीजन के द्वारा ये क्रिया रिएक्शन होता है और ये अपना भोजन डिराइव करती हैं और H2SO4 बना लेती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सल्फर बैक्टीरिया थी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंतर्गत। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया को देखते हैं। तो आयरन बैक्टीरिया फाउंड इन फ्रेश वाटर ponds and spring with high content of reduced sulfur salt। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर में, पॉन्ड्स में और स्प्रिंग विथ हाई कंटेंट ऑफ रेड्यूस सल्फर, अर्थात जहाँ पे सल्फर साल्ट या कह सकते हैं कि रेड्यूस की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे रेड्यूस आयरन हुए या फिर रेड्यूस सल्फर हुए, जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये रिडक्शन करके अपना भोजन बनाते हैं या इनसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये रेड्यूस सल्फर से अपना भोजन बना रहे हैं, रेड्यूस सल्फर साल्ट। इनके बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के रूप में इनमें फेरोबैसिलस है, लेप्टोथेरिक्स है, गैलियोनेला है। तो फेरोबैसिलस, लेप्टोथेरिक्स, गैलियोनेला, ये 3 टाइप के एग्जाम्पल हैं जो आयरन बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये आप इनके बारे में जान सकते हैं कि ये फार्म नेचुरल कॉलोनी, ये अपनी एक नेचुरल कॉलोनी भी बनाती हैं, ऑक्सीडाइज फेरस आयरन इनटू फेरिक आयंस। तो आप देख सकते हैं कि जो ये फेरस आयन है या Fe2+ है, इसे फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे Fe2 को Fe3+ में ये रेड्यूस करके और इलेक्ट्रॉन के रूप में ये इलेक्ट्रॉन आउट हो रहे हैं, तो इसे ऑक्सीडाइज करके ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो रेड्यूस क्वांटिटी में पाई जाती है, और इसे ऑक्सीडेशन के माध्यम से अपना भोजन ये बना लेते हैं। इस तरह की ये आयरन बैक्टीरिया होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इनकी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं कि जो ये फेरस आयरन होता है, तो इनको ये फेरिक हाइड्रोक्साइड करके ये बदल देते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि एनर्जी रिलीज होती है और बैक्टीरिया अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं।
ये बैक्टीरिया आयरन साइकिल में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। आयरन डिपॉजिट और रस्ट फॉर्मेशन में भी ये योगदान करते हैं। जैसे अगर बात करें इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में ये मेटल साइक्लिंग और मिनरल डिपॉजिट के लिए जरूरी भी हैं। तो इसमें फेरोबैसिलस हुआ, लेप्टोथ्रिक्स हुए, ये जो है बड़ी इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जो आयरन बैक्टीरिया कही जाती हैं। तो इनके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, फेरोबैसिलस और लेप्टोथ्रिक्स, गैलियोनेला, जो कि आयरन बैक्टीरिया हैं। आइए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। अब देखते हैं इन्हीं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का सी, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया को हम लोग दीज बैक्टीरिया या दीज आर कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दैट यूज मोलिक्यूलर हाइड्रोजन एज एनर्जी सोर्स। तो ये कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो अपना भोजन हाइड्रोजन के द्वारा या हाइड्रोजन से ये अपना भोजन बना लेते हैं हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके, क्योंकि इनका नाम है ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो ये कीमो ऑटोट्रॉफिक है जो अपना भोजन हाइड्रोजन के द्वारा, H2 मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये अपनी एनर्जी बनाते हैं, या फूड बनाते हैं, या फिर फूड एब्जॉर्ब करते हैं, या डिराइव कर लेते हैं। They oxidize hydrogen and release energy, produce water as a byproduct। तो देख सकते हैं कि दे ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी बनाते हैं, अर्थात अपना भोजन भी बनाते हैं, और बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर भी इनमें बन रहा है। तो आप देख सकते हैं इनके रिएक्शंस में कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के माध्यम से ये जल बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं और अपने भोजन या एनर्जी भी प्राप्त कर रहे हैं। अब बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं सूडोमोनास सैक्रोफिला, सूडोमोनास फैसिलिस है, एल्केलिजेंस यूट्रोफस है, एल्केलिजेंस पैराडॉक्सस है, पैराकोकस डेंटिफिकेंस। तो ये एग्जाम्पल्स इनके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, सूडोमोनास सैक्रोफिला, सूडोमोनास फैसिलिस, एल्केलिजेंस यूट्रोफस, एल्केलिजेंस पैराडॉक्सस, पैराकोकस डिनाइट्रिफिकेंस। तो इस तरह से इनके एग्जाम्पल्स हैं जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं, जिसे हर एग्जाम्स में ये आ सकते हैं, कहीं भी पूछा जा सकता है, या हर एग्जाम में ये, अगर आप थियोरिकल एग्जाम दे रहे हैं तो ये याद होने चाहिए, या कोई कंपटीशंस दे रहे हैं तो भी आप इसे लर्न कर सकते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखिए इन्हीं का कीमोसिंथेटिक में ही हम लोग देखते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को, कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में समझते हैं। These are soil borne, these are soil borne obligate autotrophs that cannot grow without inorganic energy source।
तो ये सॉइल बॉर्न ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती हैं। तो इसका मतलब कि जो ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि जो अनिवार्य रूप से दैट कैन नॉट ग्रो विदाउट इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स। तो ये बिना इनऑर्गेनिक अगर कोई मैटर्स है, अगर वो नहीं मिलता है तो ये डेड कर जाएंगी। तो ये बिना इनऑर्गेनिक एनर्जी के ये सरवाइव नहीं कर सकते, अर्थात इनको ऑब्लिगेटली रूप से, अनिवार्य रूप से इन्हें इनऑर्गेनिक सोर्स ही चाहिए अपने जिंदा रहने के लिए या जीवित रहने के लिए। तो इस तरह से ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि इसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो ऐसे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी लेकर फूड या ऑर्गेनिक मैटर बना सकते हैं, उन्हें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। अब इनके कुछ मेन रोल्स हैं। Their main role is to oxidize ammonia to nitrites and nitrate, which is key step in nitrogen cycle। तो इनका मेन रोल है कि जो अमोनिया का ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, और ऑक्सीडाइजेशन करके अमोनिया से नाइट्राइट बनाते हैं, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट बनाते हैं, और फिर तो ये क्या करते हैं कि मेन रोल इनका है ऑक्सीडाइज, अमोनिया का ऑक्सीडाइजेशन करते हैं और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाते हैं, विच इज ए की स्टेप इन द नाइट्रोजन साइकिल। द प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, अर्थात ये अमोनिया से नाइट्राइट बनना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना, ये जो इनका एक साइकिल चल रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। एंड अकर इन 2 स्टेप, और ये 2 स्टेप में होता है। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती हैं, इनका नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप में होते हैं। तो आइए एक एक स्टेप इनको समझते हैं आसानी से। स्टेप 1 में आप देख सकते हैं कि स्टेप ए अमोनिया टू नाइट्राइट, अर्थात जो बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास है, वो अमोनिया से नाइट्राइट में बदलने का काम करती है। तो सबसे पहले स्टेप में अमोनिया जो होती है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। किसके द्वारा? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा। तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये अमोनिया है, अमोनिया फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। इनसे कुछ जल बने जो हाइड्रोजन बने, और इनसे एनर्जी कुछ बन जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अमोनिया से नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास के द्वारा पहले ये अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब दूसरे स्टेप में दूसरी बैक्टीरिया भाग लेती है, वो है नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कि इस बैक्टीरिया, ये नाइट्रोबैक्टर है, ये नाइट्राइट टू नाइट्रेट अर्थात नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, और कुछ एनर्जी सिंथेसाइज कर ली गई है, डिराइव कर ली गई है अपने लिए। आगे देखते हैं कि दिस ऑक्सीडेशन
provide the only source of energy for these bacteria. तो this oxidation provide the only source of energy for these bacteria. तो ये ऑक्सीडेशन जो प्रोवाइड किए जाते हैं सिर्फ एनर्जी सोर्स के लिए इस प्रकार के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किए जाते हैं, अर्थात ये बैक्टीरिया अपने भोजन को बनाती हैं ये नाइट्रीफाइंग करके। तो नाइट्रिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द नाइट्रोजन इकोनॉमी इन नेचर। तो नाइट्रिफिकेशन बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये अमोनिया अगर है तो अमोनिया को बैक्टीरिया नाइट्राइट में कन्वर्ट करती हैं, नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। तो ये नाइट्रोजन इकोनॉमी या फिर नेचर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनको हमें आसानी से कन्वर्टेड रूप में मिल जाते हैं। तो ये कन्वर्जन बहुत जरूरी होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंतर्गत कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में सल्फर बैक्टीरिया देखें, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में तोड़ दी जाती है, फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में तोड़ा जाता है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट दूसरे नंबर पर, अर्थात पहला जो था फोटोट्रॉफिक, अब ये है हेटरोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक था, ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानेंगे। हेटरोट्रॉफिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप भूलेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं। These bacteria obtain their ready-made food from organic compound, अर्थात ऐसी बैक्टीरिया जो अपना भोजन रेडीमेड बनी बनाए ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये एब्जॉर्ब करती हैं। तो ऐसी बैक्टीरिया को हम लोग हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक का मतलब ही होता है कि पहले तो ये दूसरे पर निर्भर हो, ये खुद ही सिंथेसाइज करने की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है, ये रेडीमेड रूप से प्राप्त कर लेती हैं और अपने आप को संरक्षित रखती हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, प्रोटीन्स हुए या मिनरल्स के रूप में जो ऑर्गेनिक हुए, या फिर फैटी एसिड हुआ, लिपिड हुए, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनसे अपना ये भोजन डिराइव कर लेते हैं। दे आर डिवाइड इनटू फॉलोइंग न्यूट्रिशनल कैटेगरी। तो ये इनको न्यूट्रिशन के आधार पर कई भाग में या कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर की बात करें तो पैरासाइट बैक्टीरिया। पैरासाइट बैक्टीरिया फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अपना भोजन या फीड करती हैं ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, जीवित जंतु या जीव पे, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो। तो ये अपने जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। पैरासाइट का मतलब ही होता है कि ये अपने फायदे के लिए दूसरे पर को डिजीज फैलाती हैं या रोग फैलाती हैं और उनसे भोजन ग्रहण करती हैं अपने होस्ट से, और होस्ट में ये शिकार करती हैं। तो इसमें जो सिस्टम बनते हैं प्लस और माइनस का,
एक को फायदा, जैसे बैक्टीरिया को फायदा हो रहा है, फायदा हो जा रहा है, और जो जिसको ये रोग फैला रहे हैं उनको नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें प्लस और माइनस का ये सिंबल बनता है। तो ये भी जानेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। The organism from which they obtain food is called the host. The organism from which they obtain food is called the host. अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं कि जिस पर निर्भर है ये बैक्टीरिया अपने भोजन के लिए, तो उसे होस्ट के नाम से जानते हैं, पोषक कहते हैं। मेनी पैरासाइट बैक्टीरिया काज डिजीज, सो दे आर कॉल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो मेनी पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो होती हैं वो डिजीज काज करती हैं, एंड इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम लोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, या रोग फैलाने वाली बैक्टीरिया कहते हैं, जो ये प्लांट, एनिमल या ह्यूमन किसी में भी ये फैला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किसमें किसमें कौन सा रोग फैलाते हैं। तो बात करें इनके रोग फैलाने की, तो अगर देखा जाए प्लांट में, तो जेंथोमोनास सिट्री, जेंथोमोनास सिट्री जो नींबू में रोग होता है, सिट्रस कैंकर डिजीज जिसको बोलते हैं, तो ये जेंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया से ये नींबू में ये रोग हो जाता है। जैसे नींबू में आप देखेंगे तो जो इसमें धब्बे हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नींबू है, सॉरी इसका कलर हम बदल देते हैं। तो जो इसमें कुछ धब्बे हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक से, जो ये सिट्रस कैंकर डिजीज हो जाता है। तो ये सिट्रस कैंकर डिजीज ये नींबू में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी रोग है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है जो टीबी रोग उत्पन्न करती है। ट्यूबरकुलोसिस रोग ह्यूमन में ये रोग उत्पन्न करती है। तो ये पैरासाइट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पैरासाइट के रूप में होस्ट पर पाई जाती है और उनमें ट्यूबरकुलोसिस रोग प्रोड्यूस करती हैं। बात करें साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है ये टाइफाइड रोग उत्पन्न करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है जो निमोनिया रोग ह्यूमन में काज करती हैं। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक में सबसे पहला हमने पढ़ा पैरासाइटिक बैक्टीरिया। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफाइटिक का मतलब ही होता है कि दे ग्रो ऑन डेड डिकेइंग मैटर। तो ये अपने भोजन के लिए डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। तो अपने भोजन के लिए जो सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ है उस पर ये अपने भोजन के लिए उसी पर ग्रो करते हैं, उनसे अपना भोजन डिराइव करते हैं। डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल इनटू सिंपल फॉर्म, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं और उनसे अपना भोजन डिराइव कर लेते हैं। एक्ट एज डिकम्पोजर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इकोसिस्टम।
तो इसमें क्या होता है कि ये डिकम्पोजर के रूप में काम भी करते हैं। जैसे बहुत सारे फंजाइयाँ होती हैं, जो फंजाइयों को सैप्रोफाइटिक कहते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी जो होती हैं ये सैप्रोफाइटिक होती हैं, जो डिकम्पोजर के रूप में इनका रिसाइकलिंग होता है और बैक इनटू द इकोसिस्टम, और ये फिर इकोसिस्टम में ये फिर यूज हो जाते हैं, या जो कि बैक हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। तो इनका रिसाइकलिंग भी होता रहता है। ये भी इनमें दो प्रोसेस होते हैं जो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया की होती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पे फर्मेंटेशन। तो बात करें अगर फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन जिसमें किण्वन प्रक्रिया होती है। किण्वन प्रक्रिया में ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, ईस्ट फर्मेंटेशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बाय लैक्टोबैसिलस इन मिल्क, अर्थात ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। इसमें क्या होता है कि शुगर का ब्रेक डाउन होता है। शुगर का ब्रेकडाउन का मतलब कि जो ईस्ट में अक्सर ये प्रक्रिया देखने को मिलती है कि ये फर्मेंटेट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ईस्ट का फर्मेंटेशन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। फिर लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन आप देख सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है, जो दूध में पाई जाती है ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जो मिल्क में पाई जाने वाली है, ये फर्मेंटेट करके ही दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम फर्मेंटेशन के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेशन से ही दूध से दही बनता है। सेकेंड नंबर पे है प्यूट्रिफिकेशन है। प्यूट्रिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि प्यूट्रिफिकेशन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन, पेप्टाइड, एमिनो एसिड एंड गैस। तो प्यूट्रिफिकेशन उसे हम कहेंगे जब प्रोटीन को छोटे यूनिट्स में इनको तोड़ दिया जाता है, पेप्टोन्स में, पेप्टाइड में, एमिनो एसिड और गैसेस में तोड़ देने की क्रिया को हम लोग प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरह से फर्मेंटेशन और प्यूट्रिफिकेशन दो प्रकार के इसमें प्रोसेस हमने देखा, जो कि सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल थे। तो ये अब लास्ट जो सबसे है वो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में हम देखेंगे कि लाइव इन क्लोज बेनिफिशियल एसोसिएशन विथ अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये किसी बेनिफिशियल एसोसिएशन का मतलब ही होता है कि किसी नजदीकी ऑर्गेनिज्म से ये अपने एक दूसरे के साथ बेनिफिशियल एसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से लाभ के लिए ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं और क्लोज आकर के एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं बिना किसी नुकसान के। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये दो जीव एक साथ बेनिफिशियसली एसोसिएट होकर के एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इट मे बी इक्टोसिम्बायोन्ट, अर्थात एक्टोसिम्बायोन्ट का मतलब होता है लाइव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। तो जो सरफेस किसी होस्ट के सरफेस पे ये पाए जाते हैं, तो इन्हें हम लाइव ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट जो पाए जाएंगे उन्हें इकोसिम्बायोन्ट अर्थात इक्टो कह सकते हैं, जो बाहरी स्तर पे पाए। इक्टो का मतलब ही होता है बाहर। तो बाहर जो उनके सरफेस पे अगर ये पाए जा रहे हैं तो इनको हम इक्टोसिम्बायोन्ट कहेंगे। और दूसरा है इंडोसिम्बायोन्ट। इंडोसिम्बायोन्ट का मतलब है लाइव इनसाइड द होस्ट टिश्यू, लाइव इनसाइड द होस्ट टिश्यू, जो होस्ट टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं उन्हें इंडोसिम्बायोन्ट कहते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोबियम हुआ, जो लेगुमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं, अर्थात जो दाल वाली फसलें हैं उनमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं।
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके ये प्लांट को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं। अर्थात ये प्लांट को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं और उनको शेल्टर भी मिल जाता है, उनको शरण भी मिल जाता है। तो एंड शेल्टर, प्लांट प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट, प्लांट बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर देता है और बैक्टीरिया को रहने के लिए उसमें स्थान, वो राइजोबियम की जो जड़ें जो होती हैं, जो दाल वाली फसलों की जड़ें होती हैं, उनको शेल्टर मिल जाता है और राइजोबियम बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो इस तरह से इनका एक दूसरे से बेनिफिशियली ये एसोसिएट होते हैं। सिम्बायोन्ट का एग्जाम्पल आप लाइकेंस को भी देखे होंगे कि लाइकेंस में ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो न्यूट्रिशनल बैक्टीरिया में हम लोगों ने ये देखा कि ये ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक थी, कुछ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थी, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में हमने ये सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफ में पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बायोटिक हमने देखा। तो इस तरह से आप इसे जहां जरूरत हो पॉज करके देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर इसे आप और बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, या किस प्रकार से आप एक सिस्टम बता सकते हैं अगर आपको जानकारी हो तो। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।